इस एपिसोड में हम देखेंगे कि इंजीन्यूटी डेल्टा के ऊपर से उड़ान भरता है और एक मार्स रोवर को देखता है। इस बीच परसेवेरेंस डेल्टा पर चढ़ाई करता है और एक प्राचीन मार्शियन नदी की खोज करता है। ये वीडियो मार्स रोवर परसेवेरेंस को डॉक्यूमेंट करने वाली सीरीज का एक हिस्सा है। प्रीवियस एपिसोड्स देखने के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा। यहाँ परसेवेरेंस भविष्य में कलेक्शन के लिए सैंपल जमा करने में व्यस्त है, वहीं इंजीन्यूटी एक बार फिर से डेल्टा के ऊपर उड़ान भर रहा है। ये फ्लाइट सीक्वेंस बेहद इंटरेस्टिंग है। हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है और डेल्टा के ऊपर उड़ता है और लगभग उसी स्थिति में आराम करने के लिए वापस लौटता है, लेकिन इस बार टीले पर बैठ जाता है। पिछले एपिसोड में हमने रोवर को यहाँ आराम करते हुए देखा था। इस उड़ान में इंजीन्यूटी डेल्टा फेस की कुछ बेहद इंटरेस्टिंग तस्वीरें कैप्चर करता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि रंगीन कैमरा एक ही जनरल डायरेक्शन की ओर इशारा कर रहा है। हम डेल्टा के ऊपर उड़ान का एक रफ कलर सीक्वेंस बनाने के लिए तस्वीरों को एक साथ जोड़ सकते हैं। इंजीन्यूटी सोल 689 पर फिर से उड़ान भरता है। आप उसके पैरों द्वारा छोड़े गए टीले में छेद देख सकते हैं। इस बार इंजीन्यूटी उस चैनल में आराम करने के लिए आता है जिसके थ्रू टीम रोवर को ट्रैवल कराना चाहती है, हॉक्सबिल गैप। यहाँ परसेवेरेंस सैंपल स्केचिंग एक्टिविटीज को पूरा करता है और इसके पहिए के ट्रैक से अनकवर्ड एक ब्राइट सब्सटेंस को देखता है। इस तस्वीर में हम इस चट्टान को अभी भी रोवर के अगले बाएं पहिए में सुरक्षित रूप से रोवर द्वारा ले जाते हुए देख सकते हैं। कुछ नजदीकी तस्वीरें कैप्चर करने के बाद रोवर के लिए डेल्टा तक पहुंचने का समय आ गया है। इंजीन्यूटी 9 सोल की अवधि में और ज्यादा उड़ान भरते हुए डेल्टा तक अपना रास्ता बनाता है। दोनों खोजकर्ता हॉक्सबिल गैप के थ्रू अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। 46वीं उड़ान के बाद परसेवेरेंस एक बार फिर हेलीकॉप्टर इंजीन्यूटी को देख सकता है, जो लगभग 150 मीटर दूर है। सोल 718 पर रोवर एक फॉर्मेशन की ओर देखता है जिसे पाइन स्टैंड नाम दिया गया है। ये 20 मीटर की ऊंचाई पर बहुत बड़ी है। कुछ एरिया पर यह तलछट की परतों से बना है। ऐसा लगता है कि इसका फॉर्मेशन पानी के बहाव से हुआ होगा। हालांकि एक समस्या है, पृथ्वी के स्टैंडर्ड्स के अनुसार पाइन स्टैंड एक बहती हुई नदी द्वारा बनाया गया असाधारण रूप से लंबा है। शायद ये मिसिसिपी के कुछ हिस्सों के स्टैंडर्ड के लगभग समान एक बहुत बड़ी तेजी से बहने वाली नदी होगी। फिर सोल 721 पर रोवर को वह मिलता है जो संभवतः मंगल ग्रह पर अब तक की सबसे बड़ी खोज है। इस साइट को स्प्रिंकल हेवन निकनेम दिया है और इसका पहले भी ऑर्बिटल तस्वीरों से अध्ययन किया जा चुका है कि ये घुमावदार बैंडेड चट्टानें एक बहुत गहरी और तेज बहने वाली नदी का प्रमाण है। माना जाता है कि ये नदी मंगल ग्रह पर खोजे गए किसी भी दूसरे प्राचीन वाटर सिस्टम से कहीं ज्यादा पावरफुल है, जो जेज़ेरो क्रेटर में बहती थी। इस खोज ने प्राचीन अतीत में मंगल ग्रह पर वाटर सिस्टम के स्केल के बारे में हमारे सोचने के तरीके को बदल दिया है। जहां पहले हमें छोटी नदियों और यहां तक कि झीलों के प्रमाण मिले थे, हमें कभी इतने सबूत नहीं मिले जो मिसिसिपी के बराबर किसी चीज की ओर इशारा करते हों। ये ऑर्बिटल तस्वीरें स्प्रिंकल हेवन की हैं। इन बंधी हुई चट्टानों को रेत की पट्टियों के अवशेष माना जाता है, जो तेजी से बहने वाली नदी की गति कम होने के परिणाम स्वरूप बनती हैं, क्योंकि ये डेल्टा में चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि पानी धीमा हो जाता है और इन इंटरेस्टिंग संरचनाओं को बनाने के लिए तलछट जमा हो जाती है। ये संरचनाएं पूरे डेल्टा में देखी जाती हैं, जिससे साबित होता है कि मंगल ग्रह पृथ्वी की तरह ही एक गीला ग्रह था। एकमात्र बचा हुआ प्रश्न ये है कि क्या इस पानी में कभी जीवन था? सोल 724 पर रोवर फिर से हेलीकॉप्टर को देखता है। नासा की टीम परसेवेरेंस और इंजीन्यूटी के बीच मीटअप की योजना बना रही है। सोल 728 पर रोवर 655 मीटर से भी कम की ड्राइव करता है, जो हेलीकॉप्टर के करीब पहुंचने के लिए परसेवेरेंस का एक पर्सनल रिकॉर्ड है। फ्लाइट 47 का ये वीडियो एक आत्मविश्वास पूर्ण और पूरी तरह से काम करने वाले इंजीन्यूटी को दर्शाता है, जो कभी कभी उड़ान भरते समय धूल उड़ाता है। ये विश्वास करना कठिन है कि टेक्नोलॉजी कितनी दूर आ गई है। हमारे पास उड़ान भरने वाला एक ऑटोनॉमस हेलीकॉप्टर है। सोल 738 पर सूर्य को उगते और कुछ मंगल ग्रह के बादलों को कैप्चर करने के लिए परसेवेरेंस जल्दी उठता है। जिस तरह से मार्स का एटमॉस्फेयर प्रकाश को बिखेरता है, मंगल ग्रह पर सूर्योदय और धूल का रंग नीला दिखाई देता है। ये भविष्य के मानव अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक अजीब अनुभव होगा, जो संभवतः उन्हें पृथ्वी पर दिन के समय की याद दिलाएगा। अपनी इस यात्रा के दौरान परसेवेरेंस के राइट फ्रंट और राइट रियर व्हील्स में कुछ और चट्टानें साथ आ गई हैं। अगले लेफ्ट पहिए में एक चट्टान जो लगभग 1 साल से हमारे साथ चल रही हैं, अभी भी यही हैं और ठीक हैं।
रोवर एक चट्टान को काटने के बाद बेरिया नाम की जांच में व्यस्त हो जाता है। डेल्टा के टॉप से चट्टान का सैंपल प्राचीन जीवाश्म खोजने का सबसे अच्छा मौका हो सकता है, क्योंकि ये कार्बोनेट में रिच है। ये वीडियो ड्रिलिंग ऑपरेशन दिखाता है। ये ड्रिल की जाने वाली 16वीं चट्टान है और डेल्टा टॉप अभियान की पहली शुरुआत है। सैंपल सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया गया है और मार्स सैंपल वापसी मिशन के लिए भविष्य में डिलीवरी के लिए स्टोर किया गया है। जैसे जैसे रोवर डेल्टा की ओर बढ़ता है, ये क्रेटर फ्लोर का व्यू देखने के लिए मुड़ता है। आगे ग्राउंड में बहुत सारे पत्थर हैं, संभवतः नदी द्वारा लाए गए हैं और कई किलोमीटर ऊपर से आए होंगे। सोल 756 पर परसेवेरेंस वेस्ट की ओर देख रहा है और उसे धूल का तूफान दिखाई देता है। जेज़ेरो क्रेटर में गर्मी का समय करीब आ रहा है, इसलिए अब हमें बहुत ज्यादा धूल के तूफान दिखाई देने लगेंगे। फ्लाइट नंबर 50 की कुछ रंगीन तस्वीरें लेने के बाद इंजीन्यूटी एक चट्टानों से भरे लैंडस्केप में आराम करता है। इसे पहचानना बहुत मुश्किल है। क्या आप हेलीकॉप्टर को देख सकते हैं? पिछले कुछ समय में नासा की टीम की इंजीन्यूटी पर यह सबसे अच्छी नजर है। हेलीकॉप्टर थोड़ा धूल भरा दिखता है। सभी कंपोनेंट्स बरकरार हैं और मंगल ग्रह के वातावरण में अच्छी तरह से बने हुए हैं। इंजीन्यूटी की तस्वीर लेने के बाद परसेवेरेंस ये तय करने से पहले कि ये बहुत खतरनाक है, एक चट्टान पर ड्राइव करने की कोशिश करता है और चट्टानों के चारों ओर बहुत सारी रेत जमा हो जाती है। कुछ नोट करने लायक हुआ है। रोवर के लेफ्ट फ्रंट व्हील में बहुत सारी रेत भर गई है। इससे रोवर को कोई खतरा नहीं है, लेकिन ये इस चट्टान के लिए खतरा हो सकता है। सोल 768 पर हमारा सबसे बड़ा डर कंफर्म हो गया। हमारे मंगल ग्रह का सहयात्री, जो 1 साल से भी ज्यादा समय से परसेवेरेंस के अगले लेफ्ट व्हील में बैठा था, अंततः बाहर निकल गया। ये नोटेबल है क्योंकि इसने मंगल ग्रह पर सबसे लंबे समय तक और सबसे लंबी दूरी तय की और सबसे लंबी दूरी की हिच हाइकिंग का रिकॉर्ड बनाया है। हालांकि बाकी व्हील्स में भी काफी चट्टानें अभी मौजूद हैं। सोल 772 पर रोवर अंततः बेलवा क्रेटर तक पहुंचता है और इस आश्चर्यजनक मोज़ेक को लेता है। मंगल पर मौजूद क्रेटर जियोलॉजिस्ट को सतह पर एक क्रॉस सेक्शन प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। पृथ्वी पर वैज्ञानिक कभी कभी ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां सड़क बनाई जा रही होती है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन टीम डायरेक्ट जमीन ही स्लाइस कर देती है। मंगल ग्रह पर मौजूद क्रेटर इस अपॉर्चुनिटी की एक नेचुरल फॉर्म प्रदान कर सकते हैं। क्रेटर के फार साइड की ओर हम देख सकते हैं कि ज्यादा बंधी हुई चट्टानें कैसी दिखती हैं। ये बेहद प्राचीन रेत की पट्टियां हो सकती हैं। जैसे ही परसेवेरेंस क्रेटर की ओर देखता है, इंजीन्यूटी फ्लाइट 51 के लिए उड़ान भरता है और कुछ अननेचुरल देखता है। ये रोवर क्रेटर को देख रहा है। ये बहुत अच्छा है कि ये तस्वीर रोवर पर वापस भेज दी गई, लेकिन इंजीन्यूटी को रोवर तक तस्वीरें पहुंचाने में कुछ समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि यहाँ का इलाका पहाड़ी है और चट्टानी विशेषताओं से भरा है। दोनों खोजकर्ता शायद ही कभी एक दूसरे की लाइन ऑफ साइट में आए हैं। इससे दोनों खोजकर्ताओं के बीच सिग्नल के लिए समस्याएं पैदा हो रही हैं। इसलिए इंजीन्यूटी सीधे पृथ्वी से संपर्क नहीं कर पा रहा है और हम परसेवेरेंस के थ्रू हेलीकॉप्टर की तस्वीरें प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें उड़ान की डिटेल्स नहीं मिल रही हैं। अगली फ्लाइट का प्लान भेजने से पहले नासा की टीम को तब तक इंतजार करना होगा जब तक रोवर हेलीकॉप्टर की रेंज में न आ जाए। इसी बीच इंजीन्यूटी इमरजेंसी लैंडिंग करता है और नासा से संपर्क खो देता है। रोवर वर्तमान में बेलवा क्रेटर के किनारे पर मौजूद है और प्राचीन नदियों की धाराओं से सेडिमेंट्स की जांच करता है। सेडिमेंट्स की जांच से पता चलता है कि इनमें से कुछ सेडिमेंट्स बहुत आसानी से उखड़ रहे हैं। परसेवेरेंस के लिए लॉन्ग टर्म योजना नेरेट्वा वैलीज का पता लगाना है, जो एक प्राचीन नदी के तल जैसा दिखता है। इस नदी से होते हुए पानी डेल्टा में गिरता था और जेज़ेरो क्रेटर का अधिकतर हिस्सा भर जाता था। इस एरिया के कुछ पत्थर बहुत ही अजीब हैं। ये वाला आधा टूटा हुआ है और ये संभवतः पानी के तेज बहाव के कारण यहाँ आया होगा। इस चट्टान पर वेदरिंग के निशान दिखाई दे रहे हैं, जिससे 2 आंखों और एक मुंह वाले चेहरे का आकार बनता हुआ लग रहा है। परसेवेरेंस रोवर उसे करीब से देखता है। यह संभव है कि इनमें से कुछ पत्थर 10 किलोमीटर दूर से आए हों। सोल 802 पर नासा की टीम रोवर को ड्रिल सैंपल्स लेने की कमांड देती है। परसेवेरेंस ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करता है, जिसमें लगभग 20 मिनट लगते हैं। आप रोवर की छाया को सूर्य के साथ चलते हुए देख सकते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य एक और बात एक चट्टान है जिसके ऊपर से परसेवेरेंस गुजरा, जिससे रेत पर एक अच्छी छाप बन गई।
पूरे 20 मिनट के ऑपरेशन के दौरान हम हवा के एक्शन को छोटे कणों और रेत को हिलाते हुए देख सकते हैं। ये कैमरा ड्रिलिंग का एक बेहतर व्यू प्रदान करता है। परसेवरेंस ड्रिल साइट को देखता है और टीम सैंपल्स ट्यूब में सैंपल का एक व्यू प्राप्त करने के लिए बेताब है। दुर्भाग्य से सैंपल ठीक नहीं है और केवल 1.3 सेंटीमीटर ही सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सका है। परसेवरेंस फिर से कोशिश करता है। इस बार घर्षण वाली जगह पर पहले की तरह इस बार भी चट्टान आसानी से टूट जाती है। किसी दूसरी इंटरेस्टिंग जगह पर 20 मीटर आगे बढ़ने से पहले रोवर बेलवा क्रेटर को देखता है। परसेवरेंस एक हाई डेफिनेशन मोज़ाइक के साथ अपने नए परिवेश की जांच करता है। सेडिमेंट्री परतों को चट्टानों से बाहर निकलते हुए देखा जा सकता है। इन परतों का एक और रूप देखने के लिए रोवर थोड़ी दूरी तय करता है। आप सामने की जमीन पर रोवर ट्रैक देख सकते हैं। यहाँ की चट्टानें बहुत टेढ़ी मेढ़ी हैं, लेकिन टीम इस प्रकार की चट्टान का सैंपल लेना चाहती है। इस कारण अगले सैंपल के प्रयास के लिए एमराल्ड लेक साइट को चूज किया जाता है। सोल 821 पर रोवर कुछ असाधारण चट्टानों के करीब आता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हें किसी जियोलॉजिकल प्रोसेसेस के द्वारा तराशा गया है। इसका आकार इंसानों के मुंह जैसा है। यह स्ट्रेंज फॉर्मेशंस एक प्रोसेस के कारण होते हैं जिसे कैवर्नस वेदरिंग के नाम से जाना जाता है। ये छोटी चट्टान कैवर्नस वेदरिंग का एक अच्छा उदाहरण है। ये वो प्रोसेस है जिससे पृथ्वी में गुफाएं बनती हैं। पृथ्वी पर कैवर्नस वेदरिंग अक्सर पानी के एक्शन के कारण होती है, जहां पानी में मलबा समय के साथ चट्टानों को काटते हुए धाराओं में फंस जाता है। ये चट्टानें इस क्षेत्र में पास्ट के विशाल जल प्रवाह का भी संकेत हो सकती हैं। थोड़ी देर की ड्राइव के बाद रोवर एमराल्ड लेक पर पहुंच जाता है। यहाँ की लेयरिंग ठीक वही है जिसका नासा की टीम सैंपल लेना चाहती है। उम्मीद है कि इस बार ये सही हालत में होगा। परसेवरेंस ड्रिलिंग को रिकॉर्ड करता है। सैंपल की इमेज तुरंत कैप्चर कर ली गई और ये रोवर के लिए एक सफलता है। टीम ने सैंपल का नाम ओटिस पीक रखा। ये नाजुक चट्टानें आवश्यक हैं क्योंकि इन्हें समूह के रूप में जाना जाता है। मान लीजिए कि हम इन सैंपल्स को पृथ्वी पर वापस लाते हैं तो ये हमें इस बात का संकेत देगा कि मार्स ने अपनी मैग्नेटिक फील्ड कब खोई थी, जो जीवन के विकास के लिए जरूरी है। जैसे ही रोवर ने अपनी साइंस एक्टिविटीज और अपने आसपास के परिवेश की इमेजेस लेना समाप्त किया, कुछ अजीब हुआ। धरती से संपर्क टूट गया। लैंडिंग के बाद से रोवर 4 बार सेफ मोड में आ चुका है। आमतौर पर संपर्क 3 दिन में शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार दोबारा संपर्क होने में 5 दिन का समय लग गया। यहाँ पृथ्वी पर नासा के इंजीनियर्स ये पता लगाने की कोशिश में लग गए कि इस कम्युनिकेशन के टूटने का कारण क्या है। वहीं रोवर रिसेंट ड्रिल साइट की पिक्चर्स को कैप्चर करने के लिए काम पर लौट आता है। इस सफल सैंपल्स के साथ परसेवरेंस और साइंस टीम एक नई लोकेशन की तरफ गई, जिसे स्नो ड्रिफ्ट पीक के नाम से जाना जाता है। रोवर को कुछ दूरी पर कुछ अजीब दिखाई दिया। ऐसा लगता है कि हॉराइजन पर मौजूद इस चट्टान में छेद हो गया है। बेहतर व्यू के लिए परसेवरेंस अपने सुपर कैम का यूज करता है। ये चट्टान कैवर्नस वेदरिंग का एक और उदाहरण है। परसेवरेंस एमराल्ड लेक साइट से आगे बिना किसी बहाव वाले शिखर की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। नासा के टीम मेंबर्स के बीच उम्मीद है कि रोवर इंजेन्यूटी के संपर्क में आ सकता है, जो काफी समय से रेंज के बाहर है। सोल 836 को परसेवरेंस को कैवर्नस वेदरिंग का एक और उदाहरण मिलता है। इस चट्टान को वेदर ने बहुत अच्छी तरह से तराशा है। रोवर कुछ समय बाद स्नो ड्रिफ्ट पीक पर पहुंचता है और चारों ओर नजर डालता है। दूर से हम सुंदर जज़ेरो क्रेटर की ढलान वाली पहाड़ियां देख सकते हैं। इस लोकेशन पर कई इंटरेस्टिंग चट्टानें हैं, मतलब यहाँ कैवर्नस वेदरिंग के और भी उदाहरण हो सकते हैं। आगे बढ़ने पर हमें एक गुफा मिल सकती है जो इतनी बड़ी हो कि रोवर उसमें अपना कैमरा डाल सके। नुकीली और संभावित खतरनाक चट्टानों की मात्रा के कारण नासा की टीम परसेवरेंस को अपनी अगली शॉर्ट ड्राइव के दौरान नीचे का व्यू रिकॉर्ड करने की कमांड देती है। ये सीक्वेंस दिखाता है कि ऑटोनोमस ड्राइविंग सॉफ्टवेयर कितना अच्छा है। कुछ प्रॉब्लम्स के साथ भी एक सेफ रास्ते का सिलेक्शन बहुत अच्छी तरह से कर रहा है। खतरों से घिरे हुए इस माइंड फील्ड से रोवर को लगभग 16 मिनट लगते हैं। रोवर उबड़ खाबड़ लैंडस्केप को दिखाता है। अपनी प्रेजेंट लोकेशन और एक्सपेक्टेड लोकेशन ऑफ इंजेन्यूटी से परसेवरेंस को हेलीकॉप्टर से कांटेक्ट करने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं होता। रोवर को हेलीकॉप्टर का कोई सबूत नहीं दिखता। नासा की टीम अनईजी फील करती है।
रोवर स्नो ड्रिफ्ट पीक पर काम करना जारी रखता है और इंजेन्यूटी के बिना अकेला है। सोल 843 पर रोवर मार्स के सरफेस पर एक अविश्वसनीय और चमकदार ऑब्जेक्ट को देखता है। हमने सोल 467 पर बहुत पहले ऐसा कुछ देखा था। ये एक प्रकार का स्पेसक्राफ्ट मलबा है जिसे स्काई क्रेन का मल्टीलेयर इंसुलेशन कहा जाता है, जो परसेवरेंस के जमीन को छूने के बाद उड़ जाता है और क्रैश हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि ये रोवर का पीछा कर रहा है? हमने अभी अनुमान लगाया था कि मलबे का ये टुकड़ा हवा के साथ घूम रहा है, लेकिन क्या ये डेल्टा से 3 किलोमीटर ऊपर जा सकता है या ये एक और टुकड़ा है? दोनों ऑब्जेक्ट्स का आकार समान है, इसलिए ये एक ही टुकड़ा हो सकता है। अगर ये वही टुकड़ा नहीं है तो ये शो होता है कि क्रैश लैंडिंग के समय मलबा कितनी दूर तक उछला हो सकता है। सोल 845 पर रोवर ने एरिया के कुछ पत्थरों की तस्वीर खींची और नासा की टीम ने एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन की। ये थ्योराइज्ड किया जाता है कि पत्थरों को यहाँ जमा करने वाले सिस्टम के कंपैरिजन में ज्यादा मजबूत वाटर सिस्टम द्वारा जमा किया गया था। बड़ी बड़ी चट्टानें छोटी चट्टानों और कंकड़ों के ऊपर बैठी हैं, इसलिए टीम का मानना है कि ये पावरफुल वाटर सिस्टम जैसा शुरुआत में सोचा गया था उसकी तुलना में कई ज्यादा नया था। परसेवरेंस एक इंटरेस्टिंग चट्टान के करीब से गुजरता है जिसे नासा की टीम ने ड्रैगन्स एग नाम दिया है। रोवर को नजदीक से तस्वीर लेने की कमांड दी गई, जिन्हें प्रॉक्सिमिटी साइंस के नाम से जाना जाता है। नासा की टीम इस चट्टान का सैंपल लेना चाहती है। परसेवरेंस चट्टान को घिसने और अपने काम की हाई डेफिनेशन मोज़ेक लेने की कोशिश करता है, लेकिन ऑपरेशन असफल रहा क्योंकि चट्टान बहुत सख्त थी। आप चट्टान पर छोड़ा गया निशान देख सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे घिसने के दौरान टूल फिसल गया हो। रोवर चट्टानी काम से आराम लेता है और पश्चिम की ओर विशाल क्रेटर रिम की ओर देखता है। ये एक स्टनिंग इमेज है क्योंकि हम एंशिएंट रिवर सिस्टम के हर किनारे पर जेज़ेरो क्रेटर की विशाल दीवारें देख सकते हैं जिससे होकर रास्ता बना है। अभी हम सिर्फ उन तस्वीरों का सपना ही देख सकते हैं जो रोवर प्राचीन रिवर बेड में प्रवेश करते समय कैप्चर करेगा। रोवर एक बार फिर ड्रैगन्स एग पर घर्षण पैच लगाने की कोशिश करता है। ये अपने गैशियस डस्ट रिमूवल टूल का उपयोग करके शुरू करता है। अब जब धूल साफ हो गई है तो परसेवरेंस को चट्टान के कुछ क्लोजअप तस्वीरें मिलती हैं। हरे रंग को देखते हुए चट्टान ओलिवियन मिनरल्स में रिच प्रतीत होती है। रोवर एक बार फिर अपने घर्षण टूल का उपयोग करने की कोशिश में व्यस्त हो जाता है। इस बार ऑपरेशन रिकॉर्ड किया गया। उपकरण में नुकसान की जांच करने के बाद टीम परसेवरेंस को पैच की कमांड देती है। इस बार ऑपरेशन थोड़ा आसान था, लेकिन पैच अभी भी हमेशा की तरह उतना गहरा नहीं है। आप घर्षण के चमकीले निशान देख सकते हैं जिन्होंने मंगल की सतह पर भी गंदगी फैला दी है। पैच को देखते समय टीम को कुछ अजीब दिखाई दिया। ये चट्टान पर एक गहरा सर्कुलर निशान है। रोवर को ढेर सारी तस्वीरें लेने की कमांड दी गई। कुछ लोगों का मानना है कि ये निशान लाइकन के अवशेष हो सकते हैं। यहाँ पृथ्वी पर यह लाइकन का एक उदाहरण है। ये भी ध्यान देने योग्य है कि 2013 में प्लेनेटरी स्पेस एंड साइंस जर्नल में एक स्टडी पब्लिश की गई थी जिसमें दिखाया गया था कि लाइकन की कुछ प्रजातियां एक सिमुलेटेड मंगल ग्रह के वातावरण में भी जीवित रह सकती हैं। डेटा इकट्ठा करने के बाद रोवर वापस अपने घर्षण पैच पर ध्यान देता है, ये समझने के लिए कि चट्टान किस चीज से बनी है। टीम रोवर की यूवी लाइट का यूज करती है। इस चट्टान को आगे की ड्रिलिंग के लिए बहुत चैलेंजिंग माना जाता है। सोल 857 पर रोवर को इसी तरह की एक और चट्टान मिलती है जो उम्मीद है कि नरम होगी। चट्टान की सतह पर कुछ अजीब बनावट दिखाई देती है। परसेवरेंस को चट्टान घर्षण टूल यानी रॉक एब्रेशन टूल का उपयोग करने की कमांड दी जाती है। फिर भी चट्टान कठोर है और घर्षण टूल बहुत गहराई तक अंदर नहीं जा पाता। रोवर घर्षण पैच की कुछ आश्चर्यजनक फोटोज लेता है। पैच की तस्वीरें खींचते समय टीम को फिर से कुछ इंटरेस्टिंग चीज नजर आई। ये पिछले वाले के समान ही एक और काला धब्बा है। मार्स पर ऐसा पहले भी हो चुका है। 2005 में स्पिरिट रोवर ने एक तस्वीर खींची थी। ये पृथ्वी पर लाइकन के समान है। हालांकि घर्षण ऑपरेशन करते समय चट्टान को खरोंचने वाले रोवर का एक हिस्सा था। क्या यहाँ पे कुछ ऐसा ही सिमिलर हो रहा है? यदि हम दोनों तस्वीरों को देखें तो वे घर्षण पैच से समान दूरी पर हैं और आकार में भी समान हैं। ये काले धब्बे सिर्फ घर्षण ऑपरेशन का एक बायो प्रोडक्ट है। रोवर की बाजू पर 2 अंगुलियों जैसे स्टेबलाइजर्स से छोटी खरोंचें लगी हैं। हालांकि नासा उनसे फैसिनेटेड है और ये छोटी छोटी खरोंच इन चट्टानों की सतह के नीचे क्या है इसके बारे में अधिक जानकारी दे सकती हैं।
रोवर ड्रिलिंग में व्यस्त हो जाता है। दुर्भाग्य से फिर से चट्टान बहुत कठोर है। ड्रिल ब्लेड को किसी भी नुकसान की जांच करने के बाद रोवर को पश्चिम की ओर ड्रीम लेक नाम के एक दूसरे रॉक फॉर्मेशन की ओर बढ़ने की कमांड दी जाती है। परसेवरेंस अपने रास्ते में छोटी चट्टानों पर दौड़ते हुए तेजी से आगे बढ़ता है। सोल 870 पर परसेवरेंस अपने ट्रैक में ही रुक जाता है। रोवर ने कुछ देखा है। ये हेलीकॉप्टर है, लेकिन इसे इस जगह में नहीं होना चाहिए। बेहतर व्यू पाने के लिए परसेवरेंस मुड़ता है। यदि रोवर बोल सकता तो ये मार्स रोवर द्वारा नीचे मौजूद खतरों के बारे में इंजेन्यूटी को चेतावनी देता। अब जब दोनों एक्सप्लोरर्स रेंज के अंदर हैं, तो इंजेन्यूटी नासा की टीम को बताती है कि क्या हुआ था। हेलीकॉप्टर वहां नहीं है जहां उसे होना चाहिए, क्योंकि उसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इसका कारण इसके नेविगेशन कैमरा से फ्रेम ड्रॉप्स थे, जो पहले भी हो चुका है, और टीम को लगा कि उन्होंने इसे ठीक कर दिया है। हालांकि ये फ्रेम ड्रॉप आउट्स सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण ही हुए थे। प्रॉब्लम के कारण नासा की टीम के एक और सॉफ्टवेयर अपडेट अप्लाई करने के बाद परसेवरेंस देखता है कि इंजेन्यूटी एक छोटी सी अप एंड डाउन की उड़ान भरती है। बाईं ओर घूमने और वापस नीचे आने से पहले हेलीकॉप्टर 60 फीट या 5 मीटर्स की ऊंचाई तक उठता है। जैसे ही इंजेन्यूटी उतरना शुरू करती है, ये थोड़ा पीछे की ओर जाता है, जो इस प्रकार के लैंड पर उतरने के लिए जरूरी है। ये आकाश से एक कलरफुल पिक्चर भी खींचता है और यहाँ तक कि अपने बड़े रोवर को टेंटिवली देखता है। सोल 874 को रोवर ड्रीम लेक तक पहुंचता है और एक अजीब बनावट वाली चट्टान के सामने आता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें सैकड़ों छोटी छोटी गांठें हैं। परसेवरेंस अपनी बाजुओं का उपयोग करके छोटे लैंडस्केप्स की जांच करता है। चट्टान छोटे छोटे कंकड़ और धूल के क्लम्प्स से अटी पड़ी है। परसेवरेंस अपने गैसियस डस्ट रिमूवल टूल का उपयोग करता है, जो क्रिस्टल की एक शानदार सजावट को प्रकट करता है। नासा के दूसरे मिशनों द्वारा इस क्षेत्र में पाए गए हरे रंग के ओलिवियन और मात्रा को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये ओलिवियन क्रिस्टल ही हैं। पृथ्वी पर ओलिवियन के जेमस्टोन की कीमत लगभग 50 से $500 है। हालांकि ये कहना सेफ है कि इन मंगल ग्रह के रत्नों की कीमत कहीं अधिक होगी। इस खोज से खुश होकर रोवर घर्षण करने में व्यस्त हो जाता है। ऑपरेशन अच्छे से चलता है क्योंकि चट्टान पिछली 2 चट्टानों की तुलना में नरम है। पैच की तस्वीर ली गई और ओलिवियन जैसे मिनरल्स की छोटी नसें दिखाई देती हैं। इससे पहले कि वे एक बार फिर अलग हो जाएं, परसेवरेंस एक आखिरी बार इंजेन्यूटी पर नजर डालता है। सोल 881 पर हेलीकॉप्टर फ्लाइट नंबर 55 के लिए उड़ान भरता है। ये एक छोटी पहाड़ी पर पश्चिम की ओर जाता हुआ परसेवरेंस के लिए रास्ता खोज रहा है। इंजेन्यूटी की नजर एक अजीब फॉर्मेशन पर पड़ती है और उतरने के लिए जगह तय करने से पहले इसे अच्छी तरह से देखता है। ये ऊपर से फॉर्मेशंस की एक रंगीन तस्वीर कैप्चर करता है। इस बीच परसेवरेंस अभी भी ओलिवियन रिच रॉक को स्टडी कर रहा था और उसे एक सैंपल लेने की कमांड दी जाती है। रोवर ने ड्रिलिंग को रिकॉर्ड किया, जो पूरी तरह सफल रही। सैंपल ट्यूब के अंदर सैंपल क्लियर देखा जा सकता है, और जब इन सैंपल्स को पृथ्वी पर लाया जाएगा तो इसमें मंगल ग्रह के कुछ जेम्स भी हो सकते हैं। परसेवरेंस ड्रीम लेक में अपने काम से खुश होकर अब पश्चिम की ओर एंशिएंट रिवर की ओर बढ़ता है।